हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तारापुर नामक एक गांव में उत्तम लाल कहकर एक सुनार रहा करता था। वो पूरे गांव में प्रसिद्ध था क्योंकि उसके पास तरह तरह के डिजाइन वाले गहने मिलते थे और उन्हें वो अच्छे दाम में बेचा करता था। उत्तम लाल, तुम्हारे यहाँ के सारे गहने तो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। पिछली बार जब मैंने अपनी छोटी की शादी के गहने तुमसे बनवाए थे तो शादी में सभी तारीफों के पुल बांध रहे थे। बात तो सही कही आपने बिमला काकी। उत्तम लाल के गहने एकदम कमाल के होते हैं। सोने की परख और चमक होती है इसके गहनों में। चलो अब मुझे नई डिजाइन वाली अंगूठियां दिखाओ तो। धन्यवाद बहन जी, ये देखिए ना, ये रहे नए डिजाइन्स। उत्तम लाल की दुकान पर लोगों का आना जाना चलता ही रहता है। उसकी इस प्रसिद्धि से उस गांव में रहने वाले दूसरे सुनार यशवंत बहुत जलता है। यशवंत और उसकी बीवी मनोरमा दोनों एक दूसरे से कहते हैं, इस उत्तम लाल के चलते हमें जल्द ही ये गांव छोड़कर जाना पड़ सकता है। जब से आए हैं हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। और नहीं तो क्या जी, लेकिन हम यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। कुछ ना कुछ तो जरूर सोचना पड़ेगा हमको भी। लेकिन क्या मनोरमा? जी मेरे पास एक सुझाव है, कहो तो बताओ। हाँ बताओ मनोरमा। मनोरमा यशवंत को सारा प्लान बताती है। प्लान के मुताबिक यशवंत और मनोरमा चुपके से जाकर उत्तम लाल की दुकान के सारे असली गहनों को नकली गहनों से बदल देते हैं। अब जब उत्तम लाल इन नकली गहनों को अपने ग्राहकों को बेचेगा तब वो सब गुस्से से आग बबूला होकर उसे कड़ी सजा देंगे और साथ ही गांव से भी निकाल देंगे। और फिर इस तरह हमारे रास्ते का कांटा हट जाएगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। बहुत ही कमाल का सुझाव दिया है तुमने मनोरमा। जब उत्तम लाल उन गहनों को अपने ग्राहकों को बेचता है तभी 2 दिन बाद उसके सारे ग्राहक उसके पास आकर उसे खूब मारते हैं और चिल्लाते हैं, मूर्ख लालची सुनार, तेरी इतनी मजाल, तूने हम सबके साथ धोखा किया है, ठगी की है तूने। ये देख, ये सारे गहने नकली हैं। तुझ पर सभी भरोसा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू हम सब के भरोसे का इस प्रकार गलत फायदा उठाए। अरे मेरा यकीन कीजिए आप सब, ये सब सरासर झूठ है। मैंने असली गहनों को नकली गहनों से नहीं बदला है। किसी चोर या अन्य व्यक्ति ने किया है ये गलत काम। भगवान जी की सौ, मैंने ये नहीं किया है। अरे नालायक आदमी, कम से कम भगवान को तो अपमान मत कर। अरे तुझे शर्म नहीं आई ये कलाकांडी करते हुए? अब तुझे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और तेरी सजा ये है कि तू आज से, अभी इसी वक्त से ये गांव छोड़कर जाएगा और साथ ही हमें अपने सारे पैसे भी लौटाएगा। क्या? उत्तम लाल के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो ये सब देख एकदम हैरान हो चुका था। उस बेचारे को ना चाहते हुए भी अपने सारे पैसे गांव वालों को देने पड़ते हैं और वो सभी उसे बुरी तरह अपमानित करके गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये सब देख मनोरमा और यशवंत को बड़ा ही आनंद होता है। इसके साथ तो यही होना चाहिए। अब गांव में उत्तम लाल के जाने के कुछ दिनों के बाद यशवंत और मनोरमा अपने गहनों के दामों को कम कर देते हैं और उनके दाम कम होते ही लोग उनकी दुकान पर गहने खरीदने आने लगते हैं। अरे आइए आइए भाई साहब, बहन जी, जो डिजाइन आपको पसंद आए वो लीजिए। अरे देखिए, ये ट्रेंडिंग स्टाइल के झुमके हैं, ये नेकलेस और ये मंग टीका, हाँ और ये अंगूठी भी, सब एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी के हैं बहन जी। दाम में कम और क्वालिटी एकदम बेस्ट। लीजिए लीजिए, सोच विचार मत कीजिए। ऐसे दाम में इतने अच्छे क्वालिटी के गहने आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतने कम दाम में इतने अच्छे और सुंदर गहने मिल रहे हैं। और मुझे भी। लेकिन आपको बता दें कि ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है, हकीकत। ये गहने सच में हाई क्वालिटी के हैं और इनके दाम सच में कम हैं। अरे अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इन्हें कहीं और जाकर भी नाप तोल सकते हो। अरे वाह, ये तो सच में सोने पे सुहागा हो गया। लोग कम दाम देखकर अब यशवंत और मनोरमा की दुकान से गहने खरीदने लगते हैं, लेकिन उन दोनों के इस ऑफर के पीछे एक साजिश छिपी होती है। वो दोनों दिखाते वक्त तो सबको हाई क्वालिटी के गहने दिखाते हैं, लेकिन उन्हें देते वक्त डुप्लीकेट माल देते हैं। दरअसल वो डुप्लीकेट माल इस प्रकार बनाते हैं कि लोगों को वो सच का सोना लगे। हमारे डुप्लीकेट माल को देख लोगों के मन में ये ख्याल आया ही नहीं कि ये गहने नकली हैं। हर किसी को ये असली ही लगेंगे।
हाँ जी, क्योंकि हमने उन्हें उस प्रकार ही बनाया है जिसके चलते वो लगे कि सच में सोने गई हैं। और हम जिस तरह लोगों के मन में पहली नजर में ही भरोसा पैदा कर देते हैं ना, उसके बाद तो वो हमारे यहाँ से लिए हुए जेवरों को नापने तोलने के बारे में सोचते भी नहीं होंगे। हाँ मनोरमा, किसी को नहीं पता था कि लालची सुनार तो यशवंत और मनोरमा हैं। लोग बस उनके पास गहने लिए जा रहे थे और उनकी कमाई बढ़ती जा रही थी। जब एक दिन दर दर भटक रहे बेकसूर उत्तम लाल को ये पता चलता है कि यशवंत और मनोरमा ने अपने गहनों के दाम कम कर दिए हैं, तब उत्तम लाल के मन में उन दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ शक पैदा हो जाता है। ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? वो दोनों कम दाम में असली सोना कैसे बेच सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ लग रही है, मुझे जाकर देखना होगा, क्योंकि जरूर वो दोनों गांव वालों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन मैं गांव में कैसे जाऊं? गांव वालों ने मुझे गांव से धक्के मार कर निकाल दिया है। अगर किसी ने मुझे फिर से देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी उत्तम लाल के मन में ये ख्याल आता है। एक काम करता हूँ, रात के समय में जाता हूँ, क्योंकि अगर वो दोनों कुछ गलत कर रहे होंगे तो वो उस काम को रात में ही अंजाम देते होंगे, जब सारा गांव सो रहा होगा। हाँ, यही सही होगा, मैं रात में ही जाऊंगा। उत्तम लाल शॉल ओढ़कर चुपके से रात के समय यशवंत और मनोरमा के घर की खिड़की से झांकता है और देखता है कि वो दोनों तो नकली गहनों को असली दिखाने के लिए ऊपर दिखावटी सोने का पानी चढ़ा रहे हैं, ताकि गहने चमके और असली लगे। ये दृश्य देख उत्तम लाल के होश उड़ जाते हैं। पहले हमने उस उत्तम लाल को गांव से निकाला, उसके असली गहनों को नकली गहनों से बदलकर, और अब हम खुद लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बस करो जी, दीवारों के भी कान होते हैं। जल्दी से काम निपटा कर सो जाते हैं, वरना नींद भी नहीं मिलेगी हमें। हाँ हाँ मनोरमा, इसका मतलब मेरी दुकान पर असली गहनों को अदला बदली इन दोनों ने की थी, और अब ये लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूट रहे हैं। नहीं, मैं इन दोनों का सच सबके सामने ला कर ही रहूंगा। उत्तम लाल तुरंत गांव के मुखिया को जगाता है और साथ ही गांव वालों को भी यशवंत और मनोरमा के घर ले जाता है, और तभी यशवंत और मनोरमा का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। यशवंत और मनोरमा, ये तुम दोनों ने हम सबके साथ अच्छा नहीं किया। तुम दोनों को इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। हाँ उत्तम लाल, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बेवजह इतनी बड़ी सजा दे दी। धन्यवाद इन दोनों लालची लोगों का पर्दाफाश करने के लिए और हम सबकी रक्षा करने के लिए। यशवंत और मनोरमा को गांव से निकाल दिया जाता है और उत्तम लाल फिर से अपनी दुकान खोलता है और अपना काम जारी रखता है। सूरजगढ़ नामक एक गांव में चंदू नामक एक गरीब पकौड़े वाला रहता है। वो अपने ठेले पर तरह तरह के पकौड़े बनाकर बेचा करता है और उनसे कमाए हुए पैसों से ही अपना घर चलाता है। उसकी 2 बेटियां होती हैं, रिंकी और मिंकी। रिंकी, मिंकी, ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। ये स्वादिष्ट जलेबियाँ। वाह बाबूजी, आप बहुत अच्छे हो, धन्यवाद। हाँ बाबूजी, हमें जलेबियाँ बहुत पसंद है, धन्यवाद। जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। कैसा रहा आज का दिन वैसे? क्या बताऊं देवयानी, आजकल तो धंधा बड़ा ही मंदा चल रहा है। मैं तो बहुत परेशान हो चुका हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बढ़ती बरसात के कारण हो रहा होगा ये सब। लेकिन बारिश में तो लोग बड़े चाव से पकौड़े खाते हैं। तो अब क्या हुआ क्या पता। खैर, जो भी हो, मैं अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और कल से तो मैं और भी अलग अलग प्रकार के पकौड़े बेचूंगा, ताकि ग्राहक उन्हें खाने आए। चंदू अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। बारिश के मौसम के कारण उसके सड़क पर लगने वाले ठेले पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते हैं, जिस कारण सारे पकौड़े रोजाना यूं ही वेस्ट हो जाते हैं और रोजाना चंदू का नुकसान ही होने लगता है। पकौड़े पकौड़े, स्वादिष्ट, मजेदार और करारे पकौड़े, एक बार खाएंगे तो 1000 बार खाएंगे। चंदू के पकौड़े, आओ आओ, पकौड़े पकौड़े, तरह तरह के पकौड़े, केवल सस्ते दाम में। अरे ओ चंदू, इस बरसात के मौसम में कोई नहीं आने वाला है तेरे ठेले पे हैं ये पकौड़े खाने। लोग भीगते हुए पकौड़े थोड़ी खाएंगे। देख सामने राजू पकौड़े वाला है, उसकी दुकान है, इसलिए लोग उसे दुकान के अंदर जाकर पकौड़े खा रहे हैं। तेरी कोई दुकान थोड़ी है। बेवकूफ कहीं का। बरखा रानी, क्यों मेरे पेट पर लात मार रही हो? हे भगवान, मैं अब क्या करूं?
सुबह से शाम होने आई है और अभी तक बोनी भी नहीं हुई है। 3 बार पकौड़े तले हैं मैंने आज। चंदू काफी परेशान सा रहने लगता है। एक दिन जब रिंकी और मिंकी दोनों की परीक्षा आती है तभी बाबूजी, टीचर जी ने कहा है कि परीक्षा शुरू होने के पहले सारी फीस भर देना, वरना हमें परीक्षा लिखने को नहीं देंगे वो। हाँ बाबूजी, और परीक्षा तो 10 दिन बाद से शुरू भी होने वाली है। तुम दोनों चिंता मत करो रिंकी मिंकी, मैं हूं ना। मैं भर दूंगा सारी फीस। तुम दोनों बस मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छे नंबर लाओ, ठीक है बेटा? जी बाबूजी, जी बाबूजी। रिंकी और मिंकी के सोने के बाद देवयानी और चंदू दोनों आपस में बात करते हैं। जी, आपकी बोनी भी मुश्किल से हो रही है, ऐसे में आप 10 दिनों में कहाँ से भरेंगे रिंकी और मिंकी के स्कूल की फीस? महीना भी खत्म होने को है। किराया, राशन, त्योहार का खर्चा कैसे संभालेंगे आप ये सब? देवयानी, मुझे न चाहते हुए भी पकौड़े बेचना बंद करना होगा। अब वही एकमात्र उपाय है। लेकिन आप पकौड़े नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगी जी? कोई और काम कर लूंगा। मेरा दोस्त है जीतू, उससे कहकर देखता हूं, कहीं कोई नौकरी होगी तो लग जाऊंगा काम पर। ठीक है जी। चंदू अपने दोस्त से काम के बारे में पूछता है और उसका दोस्त उसे एक स्कूल में प्यून की नौकरी के बारे में बताता है। पुणे की नौकरी? हाँ चंदू, अच्छे पैसे भी मिलेंगे तुझे। सुबह से शाम तक ड्यूटी होगी तेरी। चलेगा तुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेगा। धन्यवाद जीतू, तूने मेरी ये मदद करके मुझ पर बहुत एहसान किया है। अरे कोई नहीं चंदू मेरे भाई, लेकिन इस गांव के लोग सच में बेवकूफ हैं यार। तेरे हाथ के पकौड़े इतने कमाल के होते हैं, लेकिन फिर भी खैर, तू हिम्मत मत हार भाई, और मेहनत करते रहे। हाँ जीतू, मैं अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शायद किस्मत को यही मंजूर था। कोई बात नहीं। चंदू अब गांव के एक स्कूल में प्यून की नौकरी करने लगता है और इस काम से उसे अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। जीतू से पैसे लेकर वो अपनी बेटियों की फीस भर देता है और 1 महीने बाद जब उसे अपनी पहली तनख्वाह मिलती है तब वो जीतू को उसके पैसे वापस लौटा देता है। चंदू को इस बात का बहुत दुख होता है कि उसका पकौड़ों का ठेला उसे बंद करना पड़ा, लेकिन अपने पापी पेट के लिए वो काम करना जारी रखता है। वो अपने हाथों से अलग अलग प्रकार के पकौड़े बनाकर टिफिन में पैक करके स्कूल ले जाता है। एक दिन जब वो स्कूल के ग्राउंड के पेड़ की छाया में बैठकर अपना टिफिन खा रहा होता है तभी उसके सामने से प्रिंसिपल सर जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो तुरंत खड़ा हो जाता है। गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल सर। गुड आफ्टरनून चंदू। तुम खाना खाते खाते क्यों उठ गए? बैठ जाओ और आराम से खाओ। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, आप भी खाइए। पनीर और गोभी के पकौड़े हैं और ये ठंडी ठंडी पुदीने की चटनी। ठीक है, अब तुम कह रहे हो तो बस चेक कर देखता हूं। हाँ जी जी बिल्कुल। चंदू प्रिंसिपल को पकौड़े देता है और प्रिंसिपल सर को वो पकौड़े बहुत पसंद आते हैं और वो एक नहीं बल्कि 3 से 4 पकौड़े खा लेते हैं और उन्हें खाकर चंदू की खूब प्रशंसा करते हैं। क्या कहा? ये पकौड़े तुमने बनाए हैं? अरे वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े कैसे बना लेते हो यार? इन्हें खाकर तो मजा ही आ गया। प्रिंसिपल सर, वो इस नौकरी के पहले मेरा एक ठेला था। मैं ठेले पर पकौड़े तलकर बेचता था, लेकिन बारिश के मौसम के कारण मेरे ठेले के पकौड़े बिकना बंद हो गए और अपने परिवार की जिम्मेदारी के कारण मुझे ये नौकरी करनी पड़ी। अच्छा, तो ये बात है। इतना कहकर प्रिंसिपल वहां से चले जाते हैं। चंदू अपना काम पूरा लगन से करता है और थोड़े ही समय में उसने स्कूल में सभी का दिल जीत लिया होता है। उसका स्वभाव काफी दिलदार होता है। वो दिन भर काम करके रात को अपनी बेटियों संग वक्त बिताता है और उनके साथ खेलता है। जी, जो कुछ भी हो रहा है ना, अच्छा ही हो रहा है। भगवान करे कि सब यूं ही सही रहे और कुछ गलत ना हो। थू 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 थू, नजर ना लगे हमारी खुशियों को। तुम परेशान मत हो देवयानी, किसी की नजर नहीं लगेगी हमारी खुशियों पर। एक दिन जब चंदू स्कूल में अपने काम निपटा रहा होता है तभी उसे एक मुंह पर काला कपड़ा बांधा हुआ आदमी प्रिंसिपल सर के केबिन की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। उसके हाथ में एक नुकीला चाकू भी होता है। ये दृश्य देख चंदू काफी घबरा जाता है। हे भगवान, ये तो कोई चोर लग रहा है। दोपहर के सन्नाटे में ये चोर चोरी करने आया है।
प्रिंसिपल सर के कैबिन में ही पूरी स्कूल के पैसे रखे होते हैं। कहीं उन पैसों को चुराने के लिए ये चोर प्रिंसिपल सर की जान को कोई हानि ना पहुंचा दे। नहीं, मुझे प्रिंसिपल सर की जान बचानी होगी। चंदू ग्राउंड में रखा हुआ एक मोटा और लंबा बैम्बू उठाता है। तभी वो चोर प्रिंसिपल सर के कैबिन में घुसकर उन्हें चाकू दिखाते हुए डराता है। जल्दी से सारे पैसे मुझे दे दे, वरना तुझे आज अभी इसी वक्त मार डालूंगा मैं। चल चल, जल्दी जल्दी दे। ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। नहीं मानेगा ना तू? रुक जा, तेरा गला तो काटना ही पड़ेगा। चोर जैसे ही प्रिंसिपल सर पर चाकू से वार करने वाला होता है, वैसे ही वहाँ पीछे से चंदू आता है और वो बैम्बू से उस चोर का सर फोड़ता है, जिसके बाद चोर वहाँ बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। सर आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट तो नहीं आई ना? नहीं चंदू, धन्यवाद। आज तुम अगर सही समय पर नहीं आते तो ये चोर मुझे मार ही देता। धन्यवाद चंदू। धन्यवाद मत कहिए सर। प्रिंसिपल सर अलमारी में से कुछ पैसे निकालते हैं और वो चंदू को दे देते हैं। सर, इतने सारे पैसे क्यों? चंदू, आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें ये भेंट स्वरूप दे रहा हूं। ये पूरे 1 लाख रुपए हैं। इन पैसों से तुम गांव में अपनी एक छोटी सी दुकान तो खोल ही सकते हो। जाओ, अपने पकौड़े का कारोबार फिर से शुरू करो। धन्यवाद सर, आपका बहुत 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 धन्यवाद। चंदू उन पैसों से अपनी दुकान खोलता है और वो वहाँ पकौड़े बेचने लगता है और ग्राहक दुकान में पकौड़े खाने आने लगते हैं और इस तरह चंदू आगे चलकर खूब प्रगति करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।